बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ वक्त का मुकाबला सख्त। पहले ज़रा खबरें ले लें जी, ताज़ा तरीन खबरें जो आई हैं, क्योंकि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अडयाला जेल और फिर पेशावर में बहुत ज़्यादा गहमा गहमी है, सियासत का मरकज़ व महवर बना हुआ है और कुछ मामलात वाशिंगटन में भी और न्यूयॉर्क में भी तय करने की कोशिश की जा रही है। उस पर ज़रा बाद में बात करेंगे। पहले ज़रा इस्लामाबाद और रावलपिंडी के हालात से मुतालिक कुछ खबरें हैं, इंपॉर्टेंट हैं, वो ज़रा हम पहले डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का मामला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका, तफसीली फैसला भी आ चुका और तफसीली फैसले में भी हर चीज़ खोल कर बयान कर दी गई है। लेकिन हुक्म हाकिम है और चूंकि अगर ये फैसले पर अमल दरामद होता है तो सारे का सारा प्लान जो है वो लंदन प्लान, वो सारे का सारा लंदन एग्रीमेंट सबोटाज होता है। इसलिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो अपने 4 मेंबर्स को लेके मुसलसल तकरीबन 4-5 दिन से रोजाना सुबह से लेके शाम तक बैठते थे और चाय शाय पीते थे, कपशप कॉफी शॉफी पीते थे और पैटीज वैटीज खाते थे और गप्पे लगाते थे और इंतजार करते थे कि जनाब कहीं से कोई संदेशा आए तो फिर हम कदम उठाएं। और मेरा ख्याल है कि उनको संदेशा आ गया है आज, और कल तक इत्तेफाक नहीं हो पा रहा था, लेकिन आज उनके दरमियान इत्तेफाक हो गया है। और इत्तेफाक ये हुआ है कि वो दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रिव्यू फाइल करेंगे और फिर एक दफा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। और उनका इरादा नहीं है फिल वक्त फैसले पर अमल दरामद करने का, जबकि 2 अराकीन की राय थी कि आप फैसले पर अमल दरामद करें और इस लड़ाई में मत पड़ें। ये हाथियों की लड़ाई है, हाथी बच जाएंगे और हम मारे जाएंगे। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को लगता है कि मजबूत किस्म की गारंटी दी गई है, लेकिन मेरी इत्तला ये है कि उन्हें कहा गया है कि जनाब ज़रा आप थोड़ा सा टाइम पास करें और ये देखते हैं कि एक अटैम्प्ट जो होनी है आइनी अमेंडमेंट की, ये आइनी तरमीम जो है वो गैर आइनी तरमीम जो मंजूर करवानी है 26वीं, उसका ज़रा थोड़ा सा चांस ले लेते हैं। अगर वो हो गई और उसमें हमारा दाव लग गया तो फिर हो सकता है कि हम बच जाएं, और इसलिए आप ज़रा थोड़ा सा चांस ले लें। इसलिए जी वो पिटिशन फाइल कर दी गई है, एक सीएम में दरखास्त फाइल की गई है और कहा गया है कि चूंकि पार्लियामेंट ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट की सूरत में अब नया कानून बना दिया है, एक तरफ आपका फैसला है और एक तरफ वो एक्ट है, तो हमें बताया जाए कि हम किस पर अमल करें और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर किस तरीके से अमल किया जा सकता है। तो ये आज बाकायदा तौर पे उन्होंने एलामिया भी जारी कर दिया है और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद की सूरत हाल पर कमीशन चंद रोज से गौर खौज कर रहा था, लेकिन अब इस नतीजे पर पहुंचा है कि चूंकि ये मामला हमारे साथ आ गया है, इसलिए हमने सीएम में दाखिल की गई है। सीएम में एक दरखास्त होती है जी, और मिसलिनियस जो है वो एक दरखास्त फाइल की है और इसमें एक बार फिर मांगा गया है जवाब। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने एक और काम किया है और वो है इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मामले में जो कि दरखास्त थी अकबर एस बाबर साहब की, उस दरखास्त को दोबारा से जिंदा कर दिया है और नोटिस जारी कर दिया है अकबर एस बाबर को कि आएं और अपने वकील के जरिए या खुद आएं और इस केस को हम आगे बढ़ाते हैं। तो इससे आप जरा अंदाजा कर सकते हैं कि मामला किस तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है और उधर एक प्रेशर बढ़ाया जा रहा है और इधर से मामला इस तरफ जा रहा है। एक और जो है खबर वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अब सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो सदारती तरमीमी ऑर्डिनेंस है उसको चैलेंज कर दिया है। पहले ही 2 दरखास्तें आ चुकी हैं और उनमें से एक जो इंपॉर्टेंट दरखास्त है वो अफराज सियाब खटक साहब की है। अब एक और दरखास्त आ गई है, तीसरी दरखास्त है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है और सदारती तरमीमी ऑर्डिनेंस को चैलेंज कर दिया है। बैरिस्टर गौहर अली खान ने सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ आईनी दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सदारती ऑर्डिनेंस को वो कहते हैं गैर आइनी करार दिया जाए और इसके जो फैसले हैं इस दौरान जो होंगे उन फैसलों को भी गैर कानूनी करार देकर कलअदम करार दिया जाए। आइनी दरखास्तों के जेर इल्तवा होने तक नई तश्कील प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी को काम करने से रोक दिया जाए और उस वक्त तक जब तक कि इसका हतमी फैसला नहीं होता। गौहर अली खान साहब ने दरखास्त में फेडरेशन यानी कि विफाकी हुकूमत, वजारत कानून और सेक्रेटरी सदर ममलिकत को भी फरीक बनाया है ताकि इस चीज़ को रोका जा सके। और जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन की शिकायत दर्ज करवाई थी जी, उसके लिए बाकायदा तौर पे अकबर एस बाबर को नोटिस जारी कर दिया है। एक और खबर आपके साथ शेयर करते हैं और वह है जनाब
قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے متعلق، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ اس وقت ہاٹ کیک بنے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ، پوری دنیا پہ۔ ایک آڈیو ویڈیو ان کی منظر عام پہ آ چکی ہے، اور وہ ایک ڈونٹ ہاؤس کی ہے، اور وہ ڈونٹس لینے گئے تھے وہ اور ان کی اہلیہ، اور ہمارے اسلام آباد کے معروف جرنلسٹ ہیں عباسی صاحب، انہوں نے اس کو کیا ہے جی بریک کی ہے اس ویڈیو کو، اور انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ایکس پہ پوسٹ کی ہے، اور اس کے بعد یہ دھوم مچ گئی ہے، جس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور ان کے لیے ایک لعنت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جی، کوئی لعنت بھیج رہا ہے، کوئی پیچھے آواز آ رہی ہے کہ وہ پہلے وہ ان کا پوچھتا ہے، تو اس کے بعد پھر وہ پوری کی پوری ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہو چکی ہے اور پوری دنیا میں، اور میرا خیال ہے کہ اس کے بعد پھر میمز بن رہے ہیں، اور بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ اس پہ بہت زیادہ ایکٹیویٹی چل رہی ہے۔ اس دوران ایک جو بڑی خبر ہے جی، وہ ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے خط لکھا تھا جسٹس قاضی صاحب کو، ججز کمیٹی پر اعتراض عائد کیا تھا، جسٹس منیب اختر صاحب کو آؤٹ کر دیا تھا، اور ایک جونیئر جج کو قاضی صاحب نے اپنے ساتھ بٹھایا، اور آنن فانن بینچ فکسنگ جو ہے وہ شروع کر دی تھی۔ بینچ فکسنگ پہلا مرحلہ ہوتا ہے، اس کے بعد کیس فکسنگ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے، اور پھر ہوتا ہے فیصلہ فکسنگ، یعنی اپنی پسند کے فیصلے۔ تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بہت ہی امپورٹنٹ سوالات اٹھائے تھے، اور اس کمیٹی کو اور اس کمیٹی کے اقدامات کو اور قاضی صاحب کے اقدامات کو غیر آئینی، غیر قانونی قرار دے دیا تھا، اور صدارتی آرڈیننس پہ، ترمیمی آرڈیننس پہ بہت سارے سوالات اٹھائے تھے، لیکن چیف قاضی صاحب نے اپنے ساتھ جسٹس امین کو بٹھایا، اور بٹھا کر جونیئر جج کو بٹھایا، اور بٹھا کر اپنا کام شروع کر دیا جی، اور اس پہ کام بینچوں کی تشکیل ہو رہی ہے۔ پھر ایک بینچ میں انہوں نے جسٹس منیب اختر صاحب کو ساتھ بٹھایا، جسٹس منیب اختر صاحب نے بھی انکار کر دیا، اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ جب تک ترمیمی آرڈیننس کی حقیقت کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، اس وقت تک میں ایسے کسی قاضی صاحب کے ساتھ کسی بینچ میں نہیں بیٹھوں گا، یہ جسٹس منیب اختر صاحب نے کہہ دیا تھا۔ اس طریقے سے دو جو سینئر موسٹ ججز ہیں وہ قاضی صاحب کو آئینہ دکھا چکے ہیں، اب ایک اور سینئر موسٹ ججز ہیں، انہوں نے بھی قاضی صاحب کو آئینہ دکھا دیا ہے، اور وہ ہیں جسٹس یحییٰ افریدی۔ تو جسٹس قاضی صاحب نے اپنا جواب دیا ہے جی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے خط کا، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے خط کے جواب میں لکھا ہے قاضی صاحب نے کہ خط میں یہ کہا ہے کہ جسٹس یحییٰ افریدی کو کمیٹی میں شامل ہونے کا کہا گیا، لیکن انہوں نے ججز کمیٹی میں شامل ہونے سے معذرت کر لی۔ جسٹس یحییٰ افریدی کی معذرت سے جسٹس امین الدین کو کمیٹی میں شامل کیا گیا۔ اب انہوں نے یہ تو کہہ دیا کہ جسٹس یحییٰ افریدی نے معذرت کر لی، لیکن یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے معذرت کیوں کی۔ ظاہر ہے انہوں نے بھی اسی اصول کی بنیاد پر معذرت کی کہ یہ پوری کی پورا پروسیس ہی ایک متنازع، غیر آئینی، غیر قانونی ہے، ورنہ جسٹس یحییٰ افریدی جو ہیں وہ ایسا کام ہرگز نہ کرتے، کیونکہ دو سینئر موسٹ جج جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب پہلے ہی اس سارے قاضی صاحب کے اس سارے عمل کے، اور جو صدارتی ترمیمی آرڈیننس جاری کروایا گیا اس سارے عمل کے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بھی اس کو مشکوک نظروں سے دیکھا، اور جسٹس منیب اختر صاحب نے بھی، اور اب انکشاف ہوا ہے کہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے بھی اسی نظر سے دیکھا۔ اس لیے قاضی صاحب جو ہیں اب جو اپنے ایجنڈا ہے وہ اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو جسٹس یحییٰ افریدی کے بعد پھر جسٹس امین آئے، اور جسٹس امین کا نام بہت پہلے سے آ رہا تھا کہ جسٹس امین پہ ہی ان کی نظر ہے، اور اسی لیے جو سینیورٹی کا اصول ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سپریم کورٹ میں، اس میں بھی ان کا پروگرام یہی ہے کہ تمام سینئر ججز کو اگنور کر کے جسٹس منصور شاہ کو، جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو، جسٹس منیب اختر کو، جسٹس یحییٰ افریدی کو، سب کو اگنور کیا جائے، اور جسٹس امین کو چیف جسٹس بنایا جائے، جو کہ جونیئر جج ہیں اور جو کہ انتہائی تابع دار قسم کے کہلائے جاتے ہیں۔ جسٹس قاضی صاحب نے جی لکھا کہ جی اس بات پر سوال نہیں اٹھا سکتے چیف جسٹس کس جج کو کمیٹی میں شامل کریں گے، میں ہمیشہ احتساب اور شفافیت کا دائی رہا ہوں۔ یہ قاضی صاحب ایک مذاق کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی میں ہمیشہ جو ہے یہ مجھ پہ سوال نہیں اٹھائے کہ میں کس جج کو کمیٹی میں شامل کرتا ہوں، آپ یہ سوال نہیں اٹھا سکتے۔ حالانکہ قاضی صاحب جو ہیں اور ان کی اہلیہ مسلسل جو خط بازی کرتی رہی ہیں، اس میں انہوں نے کسی بھی
ऑनरेबल जज को माफ नहीं किया। हर ऑनरेबल जज के ज़ात पर, किरदार पर और उन पे कीचड़ उछाला है जी। बाकी बात तो छोड़ें, इमरान खान साहब के बारे में उन्होंने क्या लिखा, बाकी लोगों के बारे में क्या लिखा, लेकिन ऑनरेबल जजेस के बारे में भी वो यही काम करते रहे हैं। और काजी साहब का जो है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने शिरकत से न सिर्फ इनकार कर दिया था, बल्कि उन्होंने कहा था कि पुरानी कमेटी जो है वो बहाल की जाए और उसकी बहाली तक वो इसमें शरीक नहीं होंगे, क्योंकि काजी साहब जो है वो गैर कानूनी और गैर आइनी तरीके से ये काम करना चाह रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बहुत आइनी नुकात उठाए थे और आइन के मुताबिक पार्लियामेंट कानून बनाने और सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स बनाने में खुद मुख्तार है। ऑर्डिनेंस के इजरा के बावजूद पहले से कायम कमेटी काम जारी रख सकती थी। और सीनियर तरीन जज ने यह भी कहा था कि ऑर्डिनेंस के इजरा के चंद घंटों में वजूहात बताए बगैर नई कमेटी की तश्कील कैसे हुई और चीफ जस्टिस ने दूसरे और तीसरे नंबर के सीनियर तरीन जजेस को कमेटी से क्यों निकाला और एक जूनियर जज का इंतखाब क्यों किया। तो ये वजूहात उन्होंने पूछी थी, बहुत इंपॉर्टेंट सवालात उठाए थे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, लेकिन उन्होंने ये सवालात, काजी साहब ने इन सवालों का जवाब नहीं दिया। और एक और उन्होंने कहा कि जी जमहूरी इक़्तिदार के बरखिलाफ है ये सारे का सारा काम। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा था आइन ऑर्डिनेंस जो है वो आइन और जमहूरी इक़्तिदार के खिलाफ है, इससे सुप्रीम कोर्ट में वन मैन शो कायम हुआ है, जबकि ऑर्डिनेंस आइन के आर्टिकल 191 और सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के फैसले के भी खिलाफ है। तो ये सब कुछ करने के बाद जी ये जवाब आने के बाद अभी तक जो है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के जो अहम कानूनी और आइनी नुकात हैं उनका जवाब नहीं दिया जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने। और ये है असल हकीकत और यह है सूरत हाल, जिसकी वजह से मामला जो है वो आगे खराब से खराब तर होते जा रहे हैं। और जो आला हजरत हैं काजी साहब वो बदस्तूर अपनी उसी हठधर्मी पर कायम है। आगे बढ़ते हैं जी। आज पहली बर्रियत हुई है और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक फैसला आया है और फवाद चौधरी साहब ने जब वो वफाकी वजीर थे उन्होंने इलेक्शन कमीशन को मुंशी के नाम से याद किया था और उन्हें मुंशी कहा था, जिस पर तौहीने इलेक्शन कमीशन का मुकदमा दायर हुआ था और बगावत के फवाद चौधरी का बगावत पर उकसाने का मुकदमा दायर कर दिया था। तो सेशन अदालत की जानिब से आज फवाद चौधरी साहब को मुकदमे से बरी कर दिया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका ने ये फैसला सुनाया है और फवाद चौधरी पर इलेक्शन कमीशन को मुंशी कहने पर मुकदमा दर्ज किया गया था। और फवाद चौधरी के वकील थे जी आज कमर इनायत राजा। और फवाद चौधरी की जानिब से लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जबकि मुकदमा जो है वो इस्लामाबाद में दर्ज किया गया और वो भी बगावत का मुकदमा दर्ज किया गया था। लिहाजा आज के दिन की ये हैं खबरें और सूरत हाल देखते हैं किस तरफ जा रहा है। लेकिन इंतजार किया जा रहा है कि नए ISI के सरबराह आएं और वो कोई पॉलिसी दें और उस पॉलिसी पर अमल हो और फिर आगे बढ़ा जाए। ये है मामलात और ये है गुफ्तगू जनाब अब तक की। फिल वक्त इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।